अफगानिस्तान में अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को रोकने के लिए तालिबान गोलियां भी चलवा रहे हैं। अफगानिस्तान में आतंकी हसन अखुंद बन सकता है तालिबान सरकार का प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को चुनौती दे रही हैं महिलाएं। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए मायावती ने शुरू किया अपनी पार्टी बीएसपी का मिशन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी में 100 सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव और जीतेंगे। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीधे फील्ड से में खबर पहले हरियाणा के करनाल से, जहां किसानों के आंदोलन से हलचल तेज है। 18 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान यहां सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम से किसानों का सामना हुआ तो राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में फिर छोड़ा गया। किसान आंदोलन में शामिल योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, लेकिन हालात अभी भी शांत नहीं हुए हैं। किसानों के अलग अलग जत्थे आगे बढ़ रहे हैं। जारी है। आप देख सकते हैं हाथों में किसान यूनियन के झंडे लिए किसान जो हैं लगातार प्रोटेस्ट मार्च जो हैं कर रहे हैं। बता दें कि 28 अगस्त को जो यहाँ किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ के प्रोटेस्ट आज किसानों का है। मांगों किसानों की है कि एसडीएम के ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए। जिस किसान की मृत्यु हुई है पुलिस लाठीचार्ज की वजह से कथित तौर पे उस किसान को 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके बेटे को नौकरी दी जाए। और जिन किसान नेताओं पर पर्चे दर्ज किए हैं पुलिस ने, वो पर्चे जो है खारिज किए जाए, रद्द किए जाए। फिलहाल बातचीत जो सिर्फ प्रशासन से वो बनते जा रही है। किसान जो है अपने से पहले से घोषित जो कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ मार्च कर की संख्या में किसान जो है मिनी सेक्रेटेरिएट की तरफ यहाँ करनाल में लगातार बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप कालरा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज करनाल। सीधे फील्ड से में ये करनाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों के आंदोलन के बाद हलचल तेज है। 18 अगस्त को आपको बता दें करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान यहां आज सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम से भी किसानों का सामना हुआ तो राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, बाद में फिर छोड़ा गया। किसान आंदोलन में शामिल योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, लेकिन हालात अभी भी शांत नहीं हुए हैं। 28 अगस्त को जो घटना हुई थी उसको लेकर किसान नाराज हैं और एसडीएम पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर लगातार मिनी सचिवालय की ओर किसान नेता अपने तमाम साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के अलग अलग जत्थे लगातार आगे वहां पर बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ किसान नेताओं को पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। खुद योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। और हलचल हरियाणा के करनाल में आज तेज है। मिनी सचिवालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। हालांकि सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था को बहुत टाइट रखा गया था ताकि किसान सचिवालय तक ना पहुंच पाए, लेकिन लगातार किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षाकर्मी भी उसी अनुपात में बढ़ाए गए और किसान नेताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया गया ताकि जो कार्यकर्ता है उनको शांत किया जा सके, लेकिन बाद में उन्हें फिर छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें आप करनाल की देख रहे हैं, हरियाणा की, जहां पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए और उनकी कोशिश थी कि वो मिनी सचिवालय तक पहुंचे। अभी भी उनकी ये कोशिश लगातार जारी है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, अभी क्या हालात है वहां पर? आदर्श, जो हजारों हजार की संख्या में किसान है वो अब जो डीसी ऑफिस है, जो लघु सचिवालय है, उसकी तरफ जो है मार्च कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, बीच में जो छोटू राम चौक है वहां पर वो लोग रुके भी, लेकिन उसके बाद में फिर वो लोग आगे बढ़े हैं और उनका यही कहना है कि हमको डीसी ऑफिस का घेराव करना है, लघु सचिवालय का घेराव करना है और उसी की कॉल दी गई थी। हालांकि दोपहर में एक बातचीत भी हुई थी किसान नेताओं के बीच में और प्रशासन के बीच में, लेकिन वो बातचीत विफल हुई, जिसके बाद में हजारों हजार की संख्या में किसान, जो अभी हम तस्वीरें देख रहे थे कि हाईवे एक तरीके से जो किसानों का सैलाब था उससे जो पूरा पटा हुआ नजर आ रहा है।
तो वो जो है किसानों का सैलाब अब पहुंच रहा है डीसी कार्यालय के पास में, लघु सचिवालय के पास में, जहां पर उनको जो है रोकने की भी कोशिश की जाएगी और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से हिंसा ना हो। और इसी वजह से जो पुलिस और प्रशासन के बंदोबस्त किए गए थे उनको निकलने की जगह भी दी जा रही है। और फिलहाल हम डीसी ऑफिस के जो है कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जहां पर इस वक्त जो है हजारों हजार की संख्या में किसान आ रहे हैं। और किसान जो है एक तरफ नीचे चल रहा है, तो उसी में जो कुछ शरारती तत्व भी है। और जो पुलिस और प्रशासन के सामने चिंता है वो इसी बात की है कि वो शरारती तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। हमने देखा है कि जो बीच बीच में वो शरारती तत्व कहीं पर जो है जो गाड़ियां जा रही हैं उनको डंडा दिखा रहे हैं, या फिर जो लोग निकल रहे हैं उनको जो है नारेबाजी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि माहौल खराब ना हो। इसी वजह से जो 4-5 चेक पॉइंट्स बनाए गए थे, जिनको जो किसानों को रोकने के लिए बनाए गए थे, वहां पर एक एक करके किसान जब निकल रहे थे तो ऐसा नहीं है कि जबरन उनको रोकने की कोशिश की गई। और समझा भी जा सकता है जो पुलिस प्रशासन है उसकी संख्या और जो किसानों की संख्या है उसमें कहीं ज्यादा का अंतर था। और इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि हालात सामान्य रहे, हालात खराब ना हो। और इसी वजह से उनको जो लघु सचिवालय है, मिनी जो सेक्रेटेरिएट है, वहां तक आने की अब तक तो अनुमति मिल चुकी है। बातचीत के जरिए हालात को संभालने की कोशिश हो रही थी अंकित, तो बातचीत आखिर बन क्यों नहीं पाई? कौन कौन सी बातें रख रहे थे किसान नेता प्रशासन के आगे? जी, अगर हम जो है किसान नेताओं की बात करें तो किसान नेताओं की जो 2-3 मुख्य मांगे हैं। 28 अगस्त को जो हिंसा हुई थी उस दौरान जो जिस किसान की मौत हुई है उसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। अब तक जैसी जानकारी निकल के सामने आई है करीबन 20 से 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की जा रही थी। दूसरी चीज, जो एसडीएम है जिनके आदेश पर जो है वो लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें किसानों के सिर पर चोट लगी थी, जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ था, उन एसडीएम के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। उसके अलावा जो और अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। तो इस तरीके की कई सारी मांगें थी जिसको लेकर के चर्चा हो रही थी। और पुलिस प्रशासन उनको यही समझा रहा था कि जो जिस तरीके से उस समय आदेश दिए गए वो स्थिति को देखते हुए दिए गए। मुआवजे को लेकर के आनन फानन में ऐलान नहीं किया जा सकता, उसको लेकर के एक चर्चा होगी, सरकार उसके बाद में तय करेगी, पुलिस प्रशासन बाद में तय करेगा। तो आनन फानन में कोई भरोसा नहीं दिया जा सकता। लेकिन किसान नेता थे, उनका ये कहना था कि आपको अभी ये भरोसा देना होगा कि आप ये कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो हम मार्च करेंगे। और जब जो करीबन 2 घंटे तक की बातचीत हुई और 2 घंटे की बातचीत के बाद में बातचीत बेनतीजा रही और उसके बाद में। धन्यवाद अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी करनाल से वहां का पूरा हाल बता रहे थे, जहां पर किसानों के आंदोलन से हलचल बहुत तेज है। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में किसान यहां सचिवालय की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से हुर्रियत के नेता सईद अली शाह गिलानी की मौत के बाद जो बयान दिए हैं, उनके परिवार के पक्ष में जो बयान दिए हैं, उसके खिलाफ जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। देखिए, हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये महबूबा मुफ्ती जो है ये टीआरपी के चक्कर में वहाँ के लोगों को बहला फुसला रही है, उनको भड़का रही है। और आने वाले दिनों में ये कोई बड़ी अप्रिय घटना जो है ये कश्मीर के अंदर करवा सकती है। इसलिए हम लगातार केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे हैं, इसको तिहाड़ जेल में बंद किया जाए। महबूबा मुफ्ती को जेल में डाला जाना चाहिए, इस तरह की मांग यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरे का मामला अब बिहार पहुंचा। बिहार बीजेपी के नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, बिहार विधानसभा में मिले हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अलग कमरा। समुदाय विशेष के लिए तुष्टिकरण की नीति के तहत अगर नमाज रूम कहीं आप दे रहे हैं तो क्यों नहीं प्रार्थना रूम दीजिएगा, हनुमान चालीसा रूम क्यों नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा। विधानसभा के अध्यक्ष से बात करेंगे। दरअसल ये पूरा विवाद झारखंड से शुरू हुआ, जहां कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार ने नमाज के लिए सदन में अलग कमरा दिया, जिसका विरोध रांची में कल बीजेपी ने भजन गाकर किया था। अब ये मामला बिहार पहुंच चुका है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर 1-2 दिन में विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर हनुमान चालीसा के लिए मांगेंगे अलग कमरा। साफ है कि धर्म की राजनीति अब दूर तलक जाएगी। यूपी चुनाव के लिए कुछ खास सीटों पर है असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने आज यूपी के रुदौली से भरी चुनावी हुंकार।
यूपी में गर्म होते चुनावी माहौल के बीच असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे यूपी के रुदौली। ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की दशा का जिक्र किया और यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फिर ऐलान किया। जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे, अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मंजिल के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ओवैसी ने न सिर्फ यूपी की योगी सरकार बल्कि सपा और बसपा को भी निशाने पर लिया। अयोध्या दौरे से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी में 100 सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव और जीतेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी ने आज अपने दौरे के पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखने पर भी जवाब दिया। लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है, उसमें हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों, अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे। बाहुबली अतीक अहमद और उनकी पत्नी ने आज एआईएमआईएम की सदस्यता ली। अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद की जेल में बंद है। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए मायावती ने शुरू किया अपनी पार्टी बीएसपी का मिशन। वे बोली, उनकी सरकार बनी तो फिर ब्राह्मणों को मिलेगा उनका अधिकार और सम्मान। बीएसपी प्रमुख मायावती मंच पर आती हैं और शंख की आवाज गूंजती है। इसके बाद मायावती बैठती हैं और हिंदू मंत्रोच्चार चालू हो जाते हैं। तस्वीरें हैं लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की। मायावती ने यहाँ वोट जुटाने के लिए ब्राह्मणों से कई वायदे किए। बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होने दी है। ब्राह्मणों के समर्थन से 2007 में मायावती की सरकार बनी थी। अब ठीक 14 साल बाद मायावती फिर से ब्राह्मणों को अपना बनाकर वही जादू दोहराने की कोशिश में है। अफगानिस्तान में अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को रोकने के लिए तालिबान गोलियां भी चलवा रहे हैं। काबुल में विरोध प्रदर्शन के दौरान उमड़ी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की कई तस्वीरें सामने आई। लोगों की भीड़ में अफरा तफरी है, गोलियों की आवाज गूंज रही है। मंजर खौफ और दहशत का है। तस्वीरें तालिबान के कब्जे वाले काबुल से आई हैं। तालिबान ने आज काबुल में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कुछ इस तरह फायरिंग की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान का चेहरा खौफ का चेहरा माना जाता है। वहीं अमेरिकी सेनाओं की ताबड़तोड़ वापसी के बाद काबुल की सत्ता मिलने से तालिबान की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को चुनौती दे रही हैं महिलाएं। काबुल में महिलाओं ने मार्च निकाला, आजादी और पाकिस्तान की मौत के नारे लगाए। जिन महिलाओं पर तालिबान सबसे ज्यादा अत्याचार करता है, वही महिलाएं तालिबान से सीधा सामना कर रही हैं। काबुल की ये तस्वीरें देखिए, कैसे बुर्के में ये महिलाएं आजादी के लिए लड़ रही हैं। नारे आजादी के लग रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी यहाँ दिख रहा है। दरअसल जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, हर रोज यहाँ महिलाओं पर एक नई पाबंदी लगा दी जाती है और इसी के खिलाफ यहाँ महिलाओं में काफी गुस्सा है। उत्तराखंड में सितंबर में जारी है मौसम का सितम। ऋषिकेश में लहरों में बह गया एक बड़ा पुल। पुल पर जा रही गाड़ियां पानी में डूबी। धुंधली सी इन तस्वीरों में पानी की ताकत साफ दिख रही है। देखिए कैसे बड़ा सा पुल यहाँ टूट गया है। हजारों किलो वजनी एक टैंकर पानी में बह रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं। यहाँ तेज बारिश की लहरों के उफान में रानी पोखरली पुल टूट गया, जिससे यहाँ आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा इलाके में भी एक पहाड़ से मलबा गिरकर पहाड़ी रास्ते पर आ गया। देखिए जब मलबा गिरा, ये तभी की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के ही जोशीमठ में बारिश के बाद हालत खराब है। यहाँ देखिए कैसे पहाड़ का मलबा नीचे गिर रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास
पागल नाला में ये मलबा गिरा। इस मलबे की वजह से यहाँ पास के 2 गांवों पर संकट मंडरा रहा है। उत्तराखंड में जाता हुआ मानसून अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। ऐसे में अगर आप पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं तो सावधान जरूर रहें। महाराष्ट्र में तेज बारिश का अलर्ट। चिपलून और नांदेड़ समेत कई हिस्सों में हो सकती है अगले 3 दिनों तक तेज बारिश। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने चेताया है कि ठाणे, पालघर, रायगढ़ और मुंबई में मौसम खराब हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोकण के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए इन जिलों के लिए एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण हो गया है और इसकी दिशा उत्तर पश्चिम इलाके में होने की वजह से इसका असर महाराष्ट्र पर होगा। शहर में घुस गया पानी और रास्तों पर कर दिया कब्जा। सड़कों पर बहने लगे इंसान और गाड़ियां। खबर तेलंगाना से है। शहर में पानी घुसा और सड़कें डूब गई। डूबी सड़कों पर ये 2 लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन पानी के बीच लड़खड़ा गए। अब देखिए ये तस्वीर। चलती कार से वीडियो बनाया गया है और सामने पानी में डूबी गाड़ियां दिख रही है। इस पानी के बीच गुजरने के चक्कर में एक स्कूटी सवार तो गिरने से बाल बाल बचा। तस्वीरें दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की है, जहां सिरसिल्ला और करीमनगर में तेज बारिश के बाद इसी तरह की आफत आ गई है। तेलंगाना में तेज बारिश की वजह से कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जगह पर तो ऐसे हादसे हुए हैं जहां मौत की आशंका भी जताई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।